गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संभवतः आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 2 जून से सितारा क्लासेज ने ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ की थी। उसके बाद लगातार हर विषय की क्लासें चल रही हैं। कुछ विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे सर मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लास प्रारंभ कर दो। हाँ, एक एक करके सभी क्लासें प्रारंभ हो जाएंगी। आज अपने एक नया विषय प्रारंभ करेंगे इस क्लास के अंदर और अन्य क्लासें भी जल्दी शुरू कर देंगे। आज हम चर्चा करते हैं एक नए विषय पे जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। भाषा, यानी भाषा में जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेज़ी भाषा है, संस्कृत भाषा है। ये जैसे रीड के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी रहती है, सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गुजराती जो भी आप चूज़ करते हैं। प्राय कर ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो अंग्रेज़ी या संस्कृत में एक से चूज़ करते हैं। तो प्रथम भाषा है वो लगभग विद्यार्थी हिंदी भाषा चयन करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम पटवारी एग्ज़ाम की, तो पटवारी के अंदर भी हिंदी व्याकरण का संपूर्ण पार्ट जो है वो शामिल किया गया है और उसके साथ साथ हिंदी व्याकरण जो है वो संपूर्ण हिंदी व्याकरण राजस्थान SI के एग्ज़ाम में भी आती है। और अगर बात करें स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम की, तो स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम के अंदर भी हिंदी का सिलेबस रहता है। कुछ टॉपिक उसमें शामिल किए गए हैं, 4 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको हिंदी व्याकरण संपूर्ण पाठ्यक्रम कराऊंगा। आप उसमें कोई लेवल लेके न चलें, कोई लेवल मान के न चलें कि ये तो रीड के लिए पढ़ा रहे हैं, पटवार के लिए पढ़ा रहे हैं, या SI के लिए पढ़ा रहे हैं, या स्कूल व्याख्याता के लिए पढ़ा रहे हैं। नहीं, अपन बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलेंगे। जो जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में लगते हैं उसके अनुसार आप उनको पढ़ते जाइए। पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, कहीं ऐसा न हो जैसे कुछ एग्ज़ाम में टॉपिक दिया हुआ है कि संधि, और वहाँ बिंदु नहीं दे रखा वहाँ पे कि भाई वर्ण विचार आपके सिलेबस में रहेगा। वहाँ पे विद्यार्थी क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि वर्ण से संबंधित सीधा सा प्रश्न अपने नहीं आएगा। ये ही अपनी सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर व्याकरण में एक दूसरे से जुड़े हुए जो टॉपिक होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और उनके विरुद्ध जाकर हम ये कोई दावा नहीं कर सकते कि जैसे संधि आपके सिलेबस में अगर दे रखी है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वर्ण का प्रश्न कैसे आ गया। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वर्ण के बगैर आप संधि नहीं पढ़ सकते। तो इसी प्रकार व्याकरण अगर आपके सिलेबस में दे रखी है तो भले ही बिंदु आपके उसमें 5, 6, 7 जो भी दे रखें, लेकिन आप कोशिश ये करें, आपके पास अगर समय है तो आप संपूर्ण व्याकरण को पढ़ें, ताकि उससे जुड़े हुए जो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न गलत होने की संभावनाएं न के बराबर हो जाएंगी। यानी अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको एक एक चीज़ गहराई से पढ़नी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी भाषा के अंदर हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हिंदी भाषा। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के अंदर हम पढ़ेंगे, यानी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। यानी आज हम पढ़ेंगे भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। एक एक शब्द को अपन गहराई से पढ़ेंगे। एक एक शब्द के बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये शब्द क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, ये शब्द बना कैसे, अर्थात इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। आप जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, हर चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। यानी पढ़ने के साथ साथ आप अगर सीखने की कोशिश करते हैं तो सीखा हुआ आप भूलेंगे नहीं।
पढ़ा हुआ सुना हुआ हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन आप सीखें। बात करते हैं भाषा की कि भाई भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, किसे कहेंगे भाषा। भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है। भाषा शब्द है वो किससे बना है, भाष धातु से बना है। भाष का शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें कि भाष का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भाष का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। भाई सीधा सा अर्थ आपसे पूछ लिया जाए कि भाष किसे कहते हैं, भाष का अर्थ क्या होता है, तो भाष का अर्थ होगा विचार प्रकट करना। अब आपके दिमाग में स्वाभाविक सी बात है, एक प्रश्न आ गया होगा कि सर तो ये धातु क्या है। धातु की अगर बात करें तो धातु मूल भाषा में होता है। किस में होता है, मूल भाषा में। और मूल भाषा यानी कोई भी भाषा हो उसकी अपनी एक मूल भाषा होती है। और हिंदी की अगर मूल भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की मूल भाषा है वो संस्कृत भाषा को माना गया है। तो संस्कृत भाषा में जिसको हम धातु कहते हैं उसे ही हमें हिंदी में किस नाम से जानते हैं, क्रिया नाम से जानते हैं। अर्थात क्रिया की रचना है वो किसी न किसी धातु से ही होती है। जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं उसे ही संस्कृत भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो शाब्दिक अर्थ हो गया विचार प्रकट करना। और इस भाषा शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करें तो वो भाषा शब्द से हुई है। अब हम बात करें कि भाई विचार क्या है, विचार किसे कहेंगे, तो विचार है वो है मनुष्य के मन की एक अध्यात्मक इकाई होती है। विचार किसे कहते हैं, मनुष्य के मन की अध्यात्मक इकाई है विचार। भाई मेरे मन में कोई विचार चल रहे हैं, आपके मन में कोई विचार चल रहे हैं, उनकी अभी अध्यात्मक यानी नहीं है, ध्वनि यानी ध्वनि। तो जिसमें आवाज़ नहीं है, जिसमें ध्वनि नहीं है उसे ही अध्वनि कहते हैं। तो मन के जो विचार हैं वो अध्वनि के रूप में है, यानी उसमें कोई आवाज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जब हमें इन विचारों को दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ उन विचारों का लेन देन करते हैं, हमें ये जानना है कि भाषा किसे कहेंगे। तो भाषा हम कहेंगे जब मनुष्य यानी अपने मन के जो विचार हैं यानी अध्यात्मक इकाई के रूप में जो विचार हैं मनुष्य के मन में, उन विचारों का जब मनुष्य लेन देन करता है, दूसरे व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करता है, अपने विचार जब साझा करता है, तो वो साझा करने का जो माध्यम रहता है ना उसे ही हम क्या बोल देते हैं, भाषा बोल देते हैं। यानी विचारों का जो आदान प्रदान है, विचारों का जिसे आदान प्रदान कह सकते हैं आप, आदान प्रदान कहते हैं या विचार विमर्श भी हम बोल सकते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं विचारों का लेन देन कहें, या आप इसे कह सकते हो विचार विनिमय। तो विचारों का आदान प्रदान करना या विचार विमर्श करना या विचारों का लेन देन करना या विचार विनिमय जो होता है उसका जो माध्यम जो रहता है ना, उसी माध्यम को ही हम क्या बोल देते हैं, भाषा कह देते हैं। क्या बोलेंगे, भाषा बोलेंगे। भाई माध्यम का मतलब ये हुआ, माध्यम कहें या जिसे साधन कह सकते हैं हमें। जैसे कोई एक आदमी है, ये दूसरा ये है, ठीक है। अब ये जब कह है वो अपने विचार यानी इसके मन की जो अध्यात्मक इकाई है यानी विचार जो इसके हैं वो विचार यहाँ तक इसके साथ साझा कर रहा है। तो साझा करने का जो माध्यम रहता है ना, साझा करने का जो माध्यम या जिसे हम साधन कह सकते हैं,
माध्यम या साधन जो है ना, उसे ही हम क्या बोल देंगे, भाषा बोल देंगे। जब एक व्यक्ति, सीधे से शब्दों में आप सरल तरीके से ये कह सकते हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचारों का जो आदान प्रदान करता है और आदान प्रदान करने का जो माध्यम रहता है या आदान प्रदान करने का जो साधन रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, विचार हो सकता है ये एक से एक के बीच हो या अनेक से एक के बीच भी हो सकता है या अनेक से अनेक के बीच भी हो सकता है। यहाँ एक भी हो सकता है, यहाँ भी एक हो सकता है, यहाँ अनेक हो सकते हैं और यहाँ भी अनेक हो सकते हैं। यानी विचारों का आदान प्रदान एक से एक के बीच में भी हो सकता है, एक से अनेक के बीच में भी हो सकता है और अनेक से एक के बीच में भी हो सकता है। तो विचारों का जो आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई? चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा शब्द कैसे बना। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो भास से हुई है। किससे हुई है? भास धातु से हुई है। भास धातु का शाब्दिक अर्थ यानी सीधा सा जो अर्थ है इसका वो होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है? विचार प्रकट करना। अब विचार किसे कहते हैं? मनुष्य के मन की जो अध्वन्यात्मक जो इकाई है, मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक जो इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। अब बात करें धातु की, धातु किसे कहेंगे? तो धातु मूल भाषा में होता है, अर्थात संस्कृत भाषा में जिसे धातु कहते हैं उसे ही हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? क्रिया नाम से जानते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्रिया की रचना है वो किसी ना किसी धातु से ही होती है। अब हम बात करते हैं कि तो भाषा किसे कहेंगे? भाषा की परिभाषा की, यानी भाषा की परिभाषा आप समझने की कोशिश करो। आप बिल्कुल, आपको रटना नहीं है, आपको इसको समझना है, सीखना है कि ये कैसे बना या भाषा की परिभाषा क्या होगी। तो भाषा की परिभाषा हो गई यानी विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है, आदान प्रदान बोल दें या विचार विमर्श कह दें या विचारों का लेन देन कहें या विचार विनिमय कहें, इनका जो साधन है ना या जो माध्यम है, विचार विनिमय का जो माध्यम है उसे ही हम क्या बोल देंगे? भाषा बोल देंगे। अब हम बात करते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार यानी भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा कितने प्रकार की है? तो भाषा के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। अब 3 कौन कौन से हैं? पहला आता है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। ठीक है भाई। दूसरा आता है लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। और तीसरा इसका प्रकार है सांकेतिक भाषा। अब देखो, चर्चा करते हैं हमें कि मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है और सांकेतिक भाषा क्या है। अब मौखिक भाषा जिसके अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये क्या है? मौखिक भाषा है। क्या है? मौखिक भाषा है। यानी जिसमें एक दूसरे के साथ बातचीत की जाए, एक दूसरे के साथ बोलकर विचार जो साझा किए जा रहे हैं वो क्या है? मौखिक भाषा है। कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहेंगे? तो लिखित भाषा, जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप इसको देखकर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये भाषा यहाँ जो इसका लिखित रूप है, कौन सी भाषा है? लिखित है। यहाँ जो लिख रखी है, जो लिखा हुआ आप पढ़ते हैं वो क्या है? लिखित भाषा। और तीसरी आती है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? जिसमें संकेत के माध्यम से बताया जाए कोई, जिसके संकेत के माध्यम से, जैसे आप किसी हाईवे से गुजर रहे हैं तो आपको संकेत चिन्ह लगे हुए मिल जाएंगे जिस पे आप देखकर आपको ये पता चलता है कि आगे एक स्पीड ब्रेकर आने वाला है, आगे हॉस्पिटल आने वाला है, आगे पेट्रोल पंप आने वाला है। वो किससे पता चलता है? हाईवे में। यानी आपको वहाँ संकेत चिन्ह लगे हुए मिलते हैं। उन संकेत चिन्हों को देखकर आप हर चीज़ को समझ जाते हैं
कि आगे एक खतरनाक है मोड़ है, आगे एक मंदिर है, आगे एक स्कूल है, ये सब चीज़ें संकेत से पता चलती हैं। तो वही भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा होती है। लेकिन इसमें कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये 3 हैं, यानी भाषा के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे सरल भाषा कौन सी है और सबसे कठिन भाषा कौन सी है। अब ये चीज़ आप कैसे समझेंगे कि सबसे सरल ये है और सबसे कठिन ये है? इसको भी आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको एक माइंड में आपके सेट होना चाहिए। आपको ये समझना है कि ये सबसे सरल है तो ये कैसे है और ये सबसे कठिन है तो ये कैसे है। हम बात करते हैं सबसे सरल भाषा की। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे सरल कौन सी है? मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक है? चलो आपके दिमाग में जो भी इसका उत्तर आया है, हम बात करते हैं कि सबसे सरल भाषा। सबसे सरल भाषा है वो होती है कौन सी? मौखिक भाषा होती है। सबसे सरल कौन सी होती है? सबसे सरल भाषा, सरल भाषा है वो होती है मौखिक। कौन सी है? मौखिक भाषा। अब मौखिक सबसे सरल कैसे है, या सबसे सरल हम मौखिक को क्यों कह देंगे? अब ये नहीं करना है आपको कि सबसे सरल मौखिक है, भाई याद रखेंगे सबसे सरल मौखिक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान रखें कि सबसे सरल मौखिक है तो मौखिक क्यों है, उस क्यों का उत्तर है वो भी आपके पास है होना चाहिए। क्यों है कि जैसे मौखिक भाषा है, मैं जैसा बोल रहा हूँ आप वैसा ही समझ पा रहे हैं, भाई मैं जैसा कह रहा हूँ आप वो सुन पा रहे हैं। मौखिक भाषा में क्या होता है, जैसा बोला जाएगा वैसा ही अगला समझेगा, यानी उसको समझने में कोई दिक्कतें नहीं होती है, वो उस चीज़ को समझ लेता है, उसको पता चलता है कि क्या कह रहा है। जैसा कहा जाएगा वैसा ही सुनेगा अगला और वैसा समझ लेगा। लेकिन अगर हम बात करें सांकेतिक भाषा की, तो सांकेतिक भाषा है उसके अंदर यानी संकेत से समझाया जाएगा। भाई आप कहीं भी किसी फंक्शन में गए हुए हैं, वहाँ पे आप एक साथ हैं और लोग भी हैं आपके साथ, लेकिन आप अपने दोस्त को एक संकेत करते हैं कि चलो हमें खाना खाते हैं। तो वो संकेत आपका दोस्त तो समझ गया कि ये खाना खाने के लिए बोल रहा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है वहाँ जो लोग और खड़े थे, यानी आपने धीरे से अपनी आँख से इशारा किया और वो समझ गया उस चीज़ को, लेकिन वो बाकी लोग तो नहीं समझे। तो वो होती है सांकेतिक भाषा। भाई आप जैसे बात करते हैं हम, आप अपने किसी फ्रेंड के पास जाते हो, ठीक है, आप उसको बुलाने के लिए गए थे कि चलो क्रिकेट खेलने चलेंगे, लेकिन आप गए उसके घर पे, आपके अंकल जी यानी उसके पापा जी वहाँ थे। आप उनको देखकर नहीं बोल सके कि आओ खेलने चलते हैं, लेकिन आपने क्या किया, धीरे से उसको संकेत किया कि ग्राउंड में आ जाना, खेलने चलते हैं। अब वो संकेत उसको तो पता चल गया कि वो दोस्त किस लिए आया था और वो क्या कहना चाह रहा था, लेकिन उसके पापा जी को तो नहीं पता चला ना कि आपने क्या संकेत किया था। तो वो होती है सांकेतिक भाषा, और वो ज़रूरी नहीं है कि उसको दूसरा समझ पाए या नहीं समझे। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो स्थिति के पे निर्भर करते हैं, उस कंडीशन पे निर्भर करते हैं कि कुछ संकेत ऐसे भी हैं जिनका मतलब हाँ और ना दोनों ही होता है, लेकिन उसमें उस समय जो कंडीशन है उस पर निर्भर कर रहा है कि वो आपका संकेत यस है या नो। तो वो सांकेतिक भाषा समझने में बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए अगर हम बात करें कठिन की, तो सबसे कठिन भाषा है वो कौन सी मानी गई है? सांकेतिक भाषा मानी गई है। तो सबसे सरल भाषा तो कौन सी हो गई? मौखिक भाषा। क्यों हो गई? क्योंकि मौखिक भाषा में जैसा बोला जाएगा वैसा ही अगला समझेगा, और सांकेतिक भाषा है वो सबसे कठिन हो गई। कठिन क्यों हो गई? क्योंकि संकेत में हर चीज़ें हर व्यक्ति नहीं समझ पाता, इसलिए सांकेतिक भाषा क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। तो सबसे कठिन है सांकेतिक भाषा और सबसे सरल है मौखिक भाषा। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा की, कि लिखित भाषा फिर सरल है या कठिन है। लिखित भाषा है वो सरल भी है और कठिन भी है। यहाँ मैंने हिंदी भाषा के अंदर लिख रखा है, आप इसको पढ़कर समझ पा रहे हैं क्या लिखा है। इसका मतलब ये भाषा आपके लिए लिखित रूप में और क्या है? सरल है। पर आपके पास
कोई उर्दू की बुक लेके आ जाए, उससे पूछे कि इसमें ये क्या लिख रखा है, आपको उर्दू पढ़ने नहीं आती, भाषा तो वो लिखित है लेकिन आप उसको नहीं समझ पाए, तो जो भाषा आपको लिखित रूप में नहीं पढ़नी आ रही है तो वो आपके लिए क्या हो गई, कठिन हो गई। तो लिखित भाषा है वो सरल भी हो सकती है और कठिन भी हो सकती है, दोनों ही रूप में है। तो सबसे सरल हम कहेंगे मौखिक भाषा को और सबसे कठिन हम कहेंगे सांकेतिक भाषा को, और क्यों कहेंगे ये भी आपने समझ लिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आप एक बार इसको मतलब क्लास को आराम से देखना, उसके बाद आप चाहें तो अगर अपने नोट्स वगैरह बनाने चाहें ना तो साथ साथ इस चीज़ों को लिख लेना, या इसको देखेंगे, क्लास को एक बार देखें 2 बार देखेंगे तो ये चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। ये सामान्य सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं आप ये नहीं सोचें कि सर कोई बिंदु तो स्टार्ट ही नहीं किया, ऐसे ही बता रहे हो। इस प्रकार के प्रश्न तो संधि से आते हैं, समास से आते हैं। बिल्कुल जो प्रश्न है बार बार आ रहे थे, या जो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है आजकल पहले बेस से ही क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं। तो हमें एकदम से जीरो से लेके चलेंगे, कहीं ऐसी कोई संभावना ही नहीं रही कि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए और आप ये सोचें कि ये तो हमें बताया नहीं है, ये तो क्लास में कराया नहीं गया था, ऐसी कंडीशन आपके साथ न हो। इसलिए हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए अभी कोई जल्दी तो है ही नहीं, तो ज़ीरो लेवल से हमें चल रहे हैं। तो आप ये न सोचें कि अब भाषा या भाषा से संबंधित प्रश्न आता है क्या, बिल्कुल है। अगर आपके सिलेबस में लिख दिया कि हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण, तो वहाँ इससे संबंधित बेस के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा सीखने के लिए एक मनुष्य के लिए और 3 प्रकार की योग्यताएं होना जरूरी है। ये 3 योग्यताएं जिस मनुष्य में होंगी, जो ये 3 योग्यताएं रखता है वही भाषा को ठीक से सीख पाएगा। ऐसा भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना गया है। अब वो 3 जो योग्यताएं हैं मनुष्य के लिए वो कौन सी होनी चाहिए, वो 3 योग्यताएं हैं। पहली आती है जिज्ञासा, दूसरी योग्यता मानी गई है अनुकरण, और तीसरा इसमें आता है अभ्यास। देखो, भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार 3 प्रकार की योग्यताएं एक मनुष्य में होनी चाहिए जो भाषा सीख सकता है। अब वो 3 योग्यताएं हैं जिसमें पहली योग्यता है जिज्ञासा। अब जिज्ञासा का सीधा सा अर्थ यानी शाब्दिक अर्थ है वो आप जानते होंगे, यानी जो किसी काम की करने की या सीखने की जो इच्छा रखता है वही क्या होता है, जिज्ञासु होता है। क्या होता है? जिज्ञासु होता है। तो जिस मनुष्य में सीखने की जिज्ञासा होगी, जो भाषा सीखना चाह रहा है, उसे भाषा के प्रति जिज्ञासु है, वही भाषा को सीख सकता है। तो भाषा सीखने के लिए उसके प्रति सबसे पहले हमारी जिज्ञासा होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम भाषा सीख पाएंगे। जैसे अभी आपने ये क्लास हमने आज प्रारंभ की है, आपने क्लास को देखना प्रारंभ किया। अब आप अगर ये चाह रहे हैं कि मुझे हिंदी सीखनी है, मुझे हिंदी पढ़नी है, तो ही आप भाषा सीख पाएंगे, तो ही आप लगातार ये क्लासें ले पाएंगे। अगर आपकी इच्छा नहीं है, आप बिल्कुल जिज्ञासा नहीं रखते कि मुझे हिंदी से कोई लेना देना नहीं है या मुझे हिंदी नहीं पढ़नी है, भले ही लोग ये कहें कि हमारी
मातृभाषा है, ये हमारे देश की भाषा है, हम हिंदी हमें आनी चाहिए, हिंदी हमें पढ़नी है। भले ही लोग कुछ कहें, लेकिन आपकी अगर जिज्ञासा नहीं है तो आप नहीं पढ़ेंगे। अगर आपकी जिज्ञासा होगी तो पढ़ेंगे। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी जिज्ञासा को जागृत करो, जिज्ञासु बनो हिंदी सीखने के लिए, तभी आप हिंदी सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आपका जिज्ञासु होना ज़रूरी है, यानी आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे हिंदी सीखनी है, तभी आप हिंदी सीख पाएंगे। दूसरा जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें माना गया है वो है अनुकरण। अब अनुकरण का मतलब होता है के अनुसार या के अनुरूप है। तो के अनुसार यानी जैसा किया जा रहा है वैसा ही करें, उसे कहते हैं अनुकरण। भाई जैसे आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा कि एक बालक है वो सबसे ज़्यादा है वो अनुकरण से ही सीखता है। एक बालक सबसे ज़्यादा किससे सीखता है? अनुकरण से ही सीखता है। जैसे बालक कोई चीज़ घर पे उससे बड़े भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी जैसे काम करते हैं उसके अनुसार वो करने की कोशिश करता है। अब वो करता है या नहीं करता है वो आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। एक छोटा बालक है, जैसे 2 वर्ष का बच्चा है, 1.5 वर्ष का बच्चा है, आप उस बालक को और अपने जैसे सीधा सा बोलते हैं कि तू इधर आ, तू ऐसा कर, ठीक है। वो बालक है आपको या दादा दादी को, माँ बाप को, सबको क्या बोलेगा? तू ही बोलेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि इसका आदर्शसूचक शब्द जो है, जिसे हम राजस्थानी में कहते हैं थे, या जिसे हम आप कह सकते हैं, तो वो बालक नहीं जानता कि इसको थे बोलें। और आप उस बालक को ऐसे बोलो, लो, थे, इस प्रकार से शब्द अगर आप काम में लेंगे तो वो बालक आपके साथ भी वैसे ही काम में लेगा। अब वो कहाँ से सीखा है? अनुकरण से। किससे सीखा है? अनुकरण से। तो उसी प्रकार है, अगर हम भाषा सीखना चाह रहे हैं तो बार बार अनुकरण करेंगे। भाई एक अध्यापक क्लास में पढ़ाता है, आप जो पढ़ाई आपने आज तक की है, आपने शिक्षा जो ग्रहण की है, आपके स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में खूब सारे अध्यापक आए, लेकिन आप भी किसी एक अध्यापक को फॉलो करते हैं, या आपके मन में विचार आते हैं कि मैं उनकी तरह पढ़ाऊँ, वो जिस तरीके से रहते थे उस तरीके से मैं रहूँ, वो जिस तरीके से बोलते थे उस तरीके से मैं बात करूँ, उस तरीके से मैं बोलूँ। तो वो क्या है? अनुकरण है। और क्लास में भी आप चाहते हैं कि वो जैसा जिस तरीके उनका पढ़ाने का, उनकी जो लैंग्वेज का जो तरीका था वही मैं अपनाऊँ, तो वो क्या है? अनुकरण है। तो भाषा सीखने के लिए आप अनुकरण भी करें, यानी अनुकरण करना ज़रूरी है। जैसे छोटी क्लासों में बच्चों को अनुकरण से सिखाया जाता है। जैसे कोई अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, वो पद्य पढ़ाते हैं, तो पद्य पढ़ाते समय बच्चों को क्लास में अनुकरण भी करवाते हैं। अनुकरण से हमें सीख पाते हैं। जैसे स्कूलों के अंदर प्रार्थना सभा होती है, तो उसमें 4-5 जो भी छात्र आगे खड़े होकर प्रार्थना बोलते हैं और बाकी सब उसके पीछे पीछे बोलते हैं। वो यानी वो जिस लहजे से बोलते हैं उसी लहजे में बाकी बोलते हैं, तो वो क्या है? अनुकरण है। तो भाषा सीखने के लिए अनुकरण होना भी ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं तीसरा जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण माना गया है, अभ्यास। क्या माना गया है? अभ्यास। अब अभ्यास की बात करें तो जिस चीज़ का हम अनुकरण कर रहे थे उसकी हम बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उस पर हम बार बार अभ्यास करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। यानी किसी कार्य को, सीखी हुई चीज़ को स्थायित्व करने के लिए कि वो चीज़ स्थायी हो जाए, उसके लिए अभ्यास करना ज़रूरी है। जब हम अभ्यास करेंगे तभी वो स्थायी हो पाएगी, उसके बाद हम नहीं भूल पाएंगे। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमें भूल जाएंगे। और भूलना, वैसे अगर हम बात करें एक सुखी जीवन जीना होता है तो भूलना वैसे कोई बुरी बात नहीं है, भूलना भी ज़रूरी है, लेकिन उन चीज़ों को भूलना चाहिए जिनकी ज़रूरतें, यानी दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए जिन चीज़ों को भूलना ज़रूरी है उनको भूलना चाहिए। आप अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो आप इन चीज़ों को नहीं भूलें। क्यों? क्योंकि इनसे संबंधित है क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आने होते हैं। तो इनका स्थायित्व करने के लिए और आपको क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना
पड़ता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कितने माने गए हैं। 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण माने गए हैं। पहला आता है कौन सा? जिज्ञासा, यानी भाषा सीखने के लिए उसके प्रति हमारा जिज्ञासु होना जरूरी है। हमारी जिज्ञासा होगी तभी हम भाषा सीख पाएंगे। दूसरा आता है अनुकरण, यानी के अनुसार अनुकरण। हम अगर भाषा सीखना चाहते हैं तो हम उस बार बार अनुकरण करेंगे तभी हमें सीख पाएंगे। और तीसरा आता है अभ्यास, यानी जिन चीज़ों को हमने सीखी है उनके हम बार बार दोहरान करेंगे, बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो वो हमारे दिमाग में स्थायित्व बनाएगी, यानी सीखी हुई चीज़ हम बाद में भूलेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं भाषा की विशेषताओं। भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता आती है भाषा की, भाषा एक संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, यानी हमें जो बोलने की योग्यता है, बोलने की जो योग्यता है वो हमें जन्म से मिली है, लेकिन भाषा को हमने अर्जित किया है। भाषा को हमने अर्जित किया है, अर्थात भाषा हमने दूसरों से ग्रहण किया। बोलने की योग्यता तो हमें जन्म से मिल गई, लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, छोटों के साथ कैसे बात करें, बड़ों के साथ कैसे बात करें, ये सब चीज़ें हमने अर्जित की हैं। तो इसलिए सीधा सा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि भाषा है अर्जित या जन्मजात? तो भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। हाँ, अगर प्रश्न आता है कि बोलने की योग्यता, तो बोलने की योग्यता है वो जन्मजात है, लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए, किसके साथ कैसे बोलना चाहिए, वो सब चीज़ें हमने क्या की हैं? अर्जित की हैं। तो इसका मतलब भाषा एक क्या है? अर्जित संपत्ति है। दूसरी विशेषता इसकी आती है, अगर भाषा अर्जित है तो अर्जित भी हमने कहाँ से की है? तो भाषा है वो एक भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी भाषा अर्जित संपत्ति है, और अर्जित हमने कहाँ से किया है? समाज से की है। तो समाज से की है, इसका मतलब भाषा एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि हमें समाज में रहकर ही ये सारी बातें सीखते हैं कि भाई कैसा माहौल हो, वहाँ पे हमें किस तरीके से बातचीत करें, कैसी भाषा काम में लें, और जो एक खुशी का माहौल हो तो वहाँ हम कैसी भाषा काम में लें, या जहाँ हमें कोई संवेदना व्यक्त करनी हो तो वहाँ हम कैसी भाषा काम में लें। ये सब चीज़ें इस सामाजिक प्रक्रिया से ही हमें सीख पाते हैं। तो इसलिए भाषा अर्जित के साथ साथ एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। तीसरी विशेषता इसकी आती है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अब अंतिम स्वरूप कैसे नहीं है? तो आप समझ पा रहे होंगे कि अंतिम स्वरूप, अगर भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं, अगर कोई अंतिम स्वरूप होता, अगर भाषा का कोई अंतिम स्वरूप होता तो शायद आज तक संस्कृत भाषा ही चली आती। कौन सी भाषा चली आती? संस्कृत भाषा ही चली आती। क्यों? क्योंकि जैसे पहले संस्कृत भाषा थी, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश से हिंदी बनी। तो अगर भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो आज तक संस्कृत ही चली आती। तो हम कह सकते हैं कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, यानी बदलाव इसमें हुए हैं, और बदलाव हुए हैं इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। आप देख रहे हैं दिन दिन भाषा के अंदर कुछ वर्ण भी, जो हम वर्ण में चर्चा करेंगे,
पहले कौन से वर्ण काम में लिए जाते थे, आज कौन से वर्ण काम में लिए जा रहे हैं, यानी उनका रूप है वो बदल गया है, परिवर्तित हो गया है। तो इसलिए भाषा है वो उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है। जैसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश से हिंदी भाषा बनी है। इसके बाद भाषा की अगली विशेषता की अगर बात करें तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप तो नहीं है, लेकिन भाषा का मानक रूप है। भाषा का अंतिम में स्वरूप तो नहीं है, लेकिन एक मानक रूप है। अब मानक रूप कैसे है? मानक रूप की बात करें तो जैसे कोई भी भाषा हो अपना उसका एक मानक रूप होता है। जैसे भाषा के लिए एक व्याकरण है, क्या है? एक व्याकरण है। या भाषा के लिए एक लिपि है, क्या है? लिपि है। जैसे हम बात करें हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा के लिए कौन सी लिपि काम में लेते हैं? हमें देवनागरी लिपि काम में लेते हैं। यानी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके लिए एक व्याकरण है। तो एक भाषा का अपना एक मानक रूप होता है। जैसे हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी मानक संस्था जो नई दिल्ली बनी हुई है, हिंदी मानक संस्था कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो मानक संस्था है वही कुछ वर्णों का, जैसे कि ये वर्ण है वो मानक हैं, ये वर्ण है वो अमानक हैं, यानी उसको मानकीकृत नहीं किया है। जैसे बात करते हैं कि पहले हमें ऐसे लिखते थे भय, लेकिन अब हम लिखते हैं ऐसे। तो ये क्या है? ये भय पहले प्रचलन में था, लेकिन अब हिंदी मानक संस्था नई दिल्ली जो है उसने इस भय को है वो अमानक रूप दे दिया। यानी ये मानक नहीं है। मानक रूप किसको दिया गया है? इसको दिया गया है। तो एक भाषा का है वो अंतिम स्वरूप तो नहीं है, लेकिन उसका एक मानक रूप होता है। भाषा के लिए जैसे व्याकरण है, लिपि, इसका भी होना जरूरी है। जैसे हिंदी भाषा में हमें कौन सी लिपि काम में लेते हैं? किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि की भी अगर विशेषताओं की बात करें कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं, तो देवनागरी लिपि की विशेषता हैं, इसके अंदर एक तो वर्णों का जो आकार है ना वो समान रहता है, यानी बराबर रहता है। देवनागरी लिपि है वो हमेशा बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। यानी इधर से हम लिखना प्रारंभ करेंगे, इधर लिखेंगे जैसा हमने अभी लिखा है। और इसके अलावा देवनागरी लिपि जो है उसमें जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा, या जैसा लिखा जाएगा वैसा ही पढ़ा जाएगा। तो ये देवनागरी की विशेषताएं होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, भाषा है उसका अंतिम रूप तो नहीं है, लेकिन जैसे अभी हम कह रहे थे कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है, वो परिवर्तित होती जाती है। तो ये भाषा है वो परिवर्तनशील भी है। भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। यानी इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, लेकिन इसका मानक स्वरूप है, मानक रूप इसका है। और ये परिवर्तनशील भी है। परिवर्तनशील कैसे है? तो ये चीज़ तो आप देख सकते हैं। जैसे अपने राजस्थान के अंदर है, कहीं हाड़ौती बोली जाती है, कहीं ढूंढाड़ी बोली जाती है, कहीं मेवाती बोली जाती है, तो कहीं मारवाड़ी बोली जाती है। ये क्या है? स्थान विशेष के अनुसार ये अपना रूप बदल लेती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा है वो क्या है? परिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तन आते रहते हैं, यानी बदलाव इसमें आते हैं। इसके बाद अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो भाषा है वो कठिन से सरल की ओर है। भाषा है वो कठिन से सरल की ओर है। कठिन से सरल कैसे है? कठिन से सरल कैसे है भाई? जैसे आपने संधि पढ़नी प्रारंभ की, जैसे आपने वर्ण पढ़ने प्रारंभ किए, तो हो सकता है सबसे पहले आपको यही नहीं पता था कि वर्ण किसे कहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उसको पढ़ते गए और आपको लास्ट में यह भी पता चल गया कि वर्ण कितने होते हैं, मूल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं। तो ये आपने पहले आपके लिए कठिन था कि ये भी नहीं पता कि वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, लेकिन बाद में ये भी पता चल गया कि मूल वर्ण कितने हैं और कुल वर्ण कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने में किस रूप में चलती हैं? यानी पहले हमारे लिए ये चीज़ कठिन होती है और बाद में सरल हो जाती है। जैसे हिंदी व्याकरण आपने नहीं पढ़ी तो आज आप सोच रहे हैं कि यार हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं कैसे कर पाऊँ, उस पर मैं पकड़ कैसे बनाऊँ।
पर जैसे जैसे आपने क्लास अटेंड की, आप सीखते गए और आपके लिए वो भाषा क्या हो गई, सरल हो गई कि हाँ हिंदी के जो प्रश्न आएंगे वो तो मेरे सही हो जाएंगे। तो ये भाषा सीखने का जो क्रम है वो कठिन से सरल की ओर चलता है, यानी पहले आपके लिए जो चीज़ कठिन थी वही चीज़ बाद में आपके लिए क्या हो गई, सरल हो गई। एक बार मैं दोहरा देता हूँ, इसको ध्यान दें। भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो 3 प्रकार की योग्यताएं मनुष्य में होनी चाहिए जिसको भाषा सीखनी है। वो कौन कौन सी? पहले है जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा यानी आप भाषा सीखना चाहते हैं तो आपका उसके प्रति जिज्ञासु होना जरूरी है। आप जिज्ञासा रखते हैं तो ही भाषा सीख पाएंगे। दूसरा होता है अनुकरण, यानी आप भाषा सीखने के लिए अनुकरण करेंगे। भाषा सिखाने के लिए अनुकरण करवाया जाता है, तो अनुकरण से आप भाषा सीख पाते हैं। और उसका स्थायित्व करने के लिए आपको करना पड़ता है क्या? अभ्यास। तो ये 3 जो योग्यताएं हैं वो जिस मनुष्य में होंगी वही भाषा को सीखता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उसके अनुसार माना गया है कि भाषा वही आदमी सीख पाएगा जिसमें ये 3 योग्यताएं होंगी। फिर हम बात करते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं यानी पहली भाषा की विशेषता की अगर बात करें तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसमें आप ध्यान रखें, याद रखना कि बोलने की जो योग्यता है वो हमें जन्म से मिली है। बोलने की योग्यता जन्म से मिली है, लेकिन बोलने के साथ साथ हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो चीज़ें हमने अर्जित की हैं। और अर्जित हमने कहाँ से किए हैं? समाज से किए हैं। इसलिए भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है और भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। क्यों? कि अगर अंतिम स्वरूप होता तो आज तक शायद संस्कृत भाषा ही चली आती, हम सब संस्कृति बोलते और संस्कृति पढ़ते, अगर अंतिम स्वरूप होता तो। लेकिन अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा बदलती जाती है और आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं। एक आता है मानक रूप, यानी भाषा का अंतिम स्वरूप तो नहीं है लेकिन इसका मानक रूप है। मानक संस्था नई दिल्ली में बनी हुई है हिंदी की, और मानक रूप में जैसे हिंदी है, भले अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, तो उसके लिए अपना एक व्याकरण होता है, एक लिपि भी होती है। लिपि किसे कहेंगे? लिपि किसे कहेंगे? हाँ, लिपि किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका या ढंग जिसे कह सकते हैं, भाषा को लिखने का तरीका या ढंग जो है ना लिखने का, वही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का तरीका या ढंग जो है वो लिपि कहलाता है। यानी लिपि ही उन वर्णों को एक मानकीकृत रूप देती है। तो अगर बात करें हिंदी की लिपि की, तो हिंदी की देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि है वो क्या विशेषता है देवनागरी लिपि की? वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, उसमें वर्णों का आकार समान रहता है और उसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, और जैसा लिखा हुआ होता है वैसा ही पढ़ा जाता है। लेकिन भाषा मानक रूप के साथ साथ परिवर्तनशील भी है, यानी भाषा बदलती रहती है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। और अगली विशेषता है भाषा की कि कठिन से सरल की ओर है। भाषा क्या है? कठिन से सरल की ओर है। अब कठिन से सरल कैसे है? कि जो भाषा आज आपको नहीं आ रही है, आज आप जिस भाषा के बारे में नहीं जानते, उसी भाषा को जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो आपके लिए सरल होती जाएगी। यानी आज जो कठिन है वो बाद में आपके लिए सरल हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यानी सितारा क्लासेस से अगर आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए। हर सब्जेक्ट आपको बिल्कुल गहराई से करवाया जाएगा। एक कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये तो हमारे लेवल का नहीं करवा रहे। कुछ से विद्यार्थी हिस्ट्री की क्लास में, ज्योग्राफी क्लास में कमेंट आ रहे थे कि सर ये इतना गहराई से क्यों करवा रहे हो, पुलिस में तो इस लेवल का नहीं आता, रीट में तो इस लेवल का नहीं आता। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर हमें लेवल को ये नहीं कह सकते कि इस एग्ज़ाम की ये लेवल रहेगी, इस एग्ज़ाम की ये लेवल रहेगी। हाँ, कुछ फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो जिस एग्ज़ाम में आ जाता है ना वही फिर उसका लेवल बन जाता है। तो हर सब्जेक्ट के अंदर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको और हर चीज़ बिल्कुल विस्तार से विस्तृत
तरीके से और एक से अच्छे अध्यापक से एक बढ़कर अध्यापक आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, अच्छा आपको पढ़ाएंगे। अच्छी मेहनत सभी साथी कर रहे हैं, तो आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त।